वेलकम बैक। स्वागत है आपका चेक पॉइंट फायरवॉल सीरीज के लेक्चर नंबर 16 में। और अगर हम पिछले लेक्चर की बात करें तो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था यूजर बेस ऑथेंटिकेशन। तो अपने इस लेक्चर में अब हम कवर करेंगे क्लाइंट बेस ऑथेंटिकेशन के बारे में। तो जैसा कि पिछले लैब में हमने देखा था कि अगर हमारे इंटरनेट नेटवर्क में कुछ यूजर हैं और वो बाहर किसी एक्सटर्नल सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं और बीच में हमारी फायरवॉल है, तो हम कैसे उन्हें ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेंगे, कैसे हम अनऑथराइज यूजर को ब्लॉक कर सकते हैं, कैसे हम यूजर बेस जो है एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने कवर की थी। अब बात करते हैं क्लाइंट बेस ऑथेंटिकेशन की। बाहर हमारा कोई क्लाइंट है, लेट सपोज कि मेरी ये कंपनी है। ओके, ये मेरी कंपनी है, इसका नाम मैं रख देता हूँ ओके नेटवर्क सील्ड। ओके, लेट सपोज नेटवर्क सील्ड एक कंपनी है और बाहर इनका एक क्लाइंट है। ये मान लो दुबई में कोई क्लाइंट है XYZ। ओके, एंड ये ISP है। तो ये बाहर से कोई क्लाइंट जो है हमारे सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, पब्लिकली हमारे वेब सर्वर को एक्सेस करना चाहता है। तो हम कैसे ऑथेंटिकेट प्रोवाइड करेंगे उसे यूजर बेस? तो बीच में हम फायरवॉल यूज करते हैं। तो जब भी यहाँ से यूजर XYZ कंपनी से कोई भी यूजर जो है हमारे वेब सर्वर को एक्सेस करना चाहेगा, तो हम उसे ऑथेंटिकेट करने के लिए अपनी फायरवॉल को यूज करेंगे। तो इसे कहते हैं क्लाइंट बेस ऑथेंटिकेशन। कि बाहर से कोई क्लाइंट जो है आपके इंटरनल नेटवर्क में एंटर कर रहा है और आपको उसे ऑथेंटिकेट करना है, या आप चेक करना चाहते हैं कि वो ऑथराइज है या अनऑथराइज है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में, बाहर से कोई अगर आपके इंटरनेट नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता है, आप उसे ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं, तो इस ऑथेंटिकेशन को कहते हैं क्लाइंट बेस ऑथेंटिकेशन। ओके तो दोस्तों, डायग्राम की अगर हम बात करें तो डायग्राम हमारा पुराना वाला ही रहेगा। लैब सेटअप सब कुछ सेम रहेगा। बस पिछले लेक्चर में हम यहाँ से इधर एक्सेस कर रहे थे, तो इस लेक्चर में हम ये एक्सेस करेंगे। यहाँ पे मैं लेक्चर नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पे 15, ये 16। तो लेक्चर नंबर 16 में जो है हम ये वर्क करेंगे। ओके, एंड इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना पिछले लेक्चर में भूल गया था, वो मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। एंड वो ये रहा। ओके, तो पिछले लेक्चर में ये पैकेट ओपन करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पे ध्यान देना और वीडियो पॉज करना जब मैं क्वेश्चन पूछूं, उसके बाद आप सोच के आंसर मुझे देना, ठीक है? यहाँ पे हमने यूजर बेस ऑथेंटिकेशन किया था। यहाँ पे जो है हमने यूजर को कॉल किया था। मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये हमने नेटवर्क सील्ड एक यूजर ग्रुप क्रिएट किया था। इसमें हमने एक यूजर को ऐड किया था। तो जब भी हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करते हैं या डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट करते हैं, तो हम विदाउट IP एड्रेस हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा यूजर है, ये हमने यहाँ पे यूजर ऐड किया था, यूजर 1। तो ये क्या यूजर 1 कैसे कम्युनिकेट कर रहा है आपके इस होस्ट से? तो इसका जवाब आप वीडियो पॉज करें और उसके बाद सोचें। और अब अगर आपने सोच लिया है तो मैं आपको जवाब देता हूं कि जब भी हम यूजर बेस ऑथेंटिकेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक इम्प्लाइड रूल क्रिएट हो जाता है, जिसमें कि हमारा जो सोर्स IP होता है वो नेट हो जाता है। यानी सोर्स IP मतलब सोर्स यूजर नेम जो है वो नेट हो जाएगा आपके सोर्स इंटरफेस के साथ। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं यहाँ पे प्रैक्टिकली। ये रहा। ओके, तो यहाँ पे ये IP तो दिखा रहा है, लेकिन ये जनरली हमारा क्या था, यूजर था। अब वो यूजर जो नेट हुआ है वो ये रहा पोर्शन, कि जो एक्सलेट हुआ है सोर्स, ये आपका यूजर 1 था, ये आपका सोर्स IP इसको सोर्स IP समझो आप अभी, और ये हो गया आपका नेट इस IP पे। अब अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो यूजर 1 था। यूजर 1 को जब हमारी फायरवॉल ने देखा तो उसने क्या करा, उसके सोर्स IP को नेट कर दिया यूजर को उस IP के साथ, और ये सोर्स पोर्ट जो है उस पर अटैच करके सोर्स यानी पोर्ट को भी उसने नेट किया एंड देन आगे फॉरवर्ड किया। और इस तरीके से वर्क होता है, ठीक है? जब यूजर बेस ऑथेंटिकेशन करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्लाइंट बेस ऑथेंटिकेशन की लैब की ओर को।
तो दोस्तों क्लाइंट बेस्ड ऑथेंटिकेशन जब हम करते हैं तो सब कुछ सेम रहता है। हमें एक यूजर क्रिएट करना होता है, उसे ग्रुप में ऐड करना होता है और सारा कुछ रूल सब कुछ सेम रहता है। बस यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पे यूजर बेस्ड ऑथेंटिकेशन की जगह हमें क्लाइंट बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना होता है। तो हम फिर से सब कुछ नया सेटअप करते हैं। मैं एक और यूजर क्रिएट करता हूँ एक्स्ट्रा। तो अगर हम बात करें पिछले बार तो हमने यूजर 1 क्रिएट किया था, अभी मैं एक यूजर और क्रिएट करता हूँ। डिफॉल्ट यूजर नेम में क्रिएट करता हूँ यूजर की जगह मैं अभी ओके यूजर 2। ग्रुप को अभी हम ऐड नहीं करते हैं, बाद में करेंगे। ऑथेंटिकेशन में चेक पॉइंट पासवर्ड इसका एडमिन @123। सॉरी, पासवर्ड जो है ये @ नहीं लेता, मैक्सिमम 8 कैरेक्टर का लेता है। एडमिन 123 ओके एंड डन। तो ये मेरा एक और यूजर क्रिएट हो गया है। अब मैं यूजर ग्रुप पे जाता हूँ। यूजर ग्रुप पे नेटवर्क सील, यहाँ पे मैं यूजर 2 को ऐड कर देता हूँ। ओके डन। अब जो है सोर्स मेरा क्या रहेगा, तो सोर्स मेरा मैं सेम यूजर रखता हूं। अभी इससे पहले क्या किया था, मैंने अपने पीसी से इस यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए अपने पीसी का यूज किया था। अभी मैं क्या करूंगा, रिमोट पीसी पे जाके वहां से टेलनेट करूंगा अपने इस पीसी को या इस फायरवॉल को, एंड देन मैं इस यूजर के क्रेडेंशियल यूज करूंगा। तो प्रैक्टिकली देखते हैं इन चीजों को। ओके एंड डेस्टिनेशन मेरा रहेगा, डेस्टिनेशन हमारा रहेगा हमारा एक्सटर्नल सर्वर का जो आईपी है 172.168.1.1। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे हमारा सोर्स होना चाहिए था और यहाँ डेस्टिनेशन होना चाहिए था, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें ओनली डेस्टिनेशन आईपी का पता है। सोर्स आईपी तो हमें यूजर बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना है, तो यूजर को तो हम डेस्टिनेशन में रख नहीं सकते। तो ये कैसे काम करता है मैं आपको ट्रैकर में लॉग दिखाऊंगा, तब आप लोगों के समझ में आएगा। अगर आप लाइव सिनेरियो में वर्क कर रहे हैं तो आपकी कनेक्टिविटी आपके फायरवॉल तक होनी चाहिए, मतलब आपका एक्सटर्नल सर्वर जो है वो उसकी कनेक्टिविटी आपके फायरवॉल तक होनी चाहिए। ये जस्ट ऑथेंटिकेशन करेगा एंड उस ऑथेंटिकेशन के बिहाफ पे ये आपको उस नेटवर्क पे, आपके इंटरनल नेटवर्क पे अलाउ या डिनाई या रिजेक्ट वो करेगा। तो आपकी कनेक्टिविटी बनी होनी चाहिए फर्स्ट थिंग, एंड देन आप ये रूल क्रिएट करेंगे। सोर्स में आपका यूजर आएगा हमेशा, डेस्टिनेशन में आपका जो एक्सटर्नल सर्वर है, जो एक्सटर्नल यूजर या एक्सटर्नल आईपी जो भी है वो आएगा आपका। ओके एंड यूजर ऑथेंटिकेशन की जगह मैं अब क्लाइंट ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करता हूँ। ओके एंड ठीक है, मैं अब पॉलिसी पुश करता हूँ। ओके साथ के साथ दोस्तों बताना चाहूंगा कि जब भी आप क्लाइंट बेस्ड ऑथेंटिकेशन करते हैं, तो जब भी आप HTTP करते हैं, ब्राउजर बेस्ड ऑथेंटिकेशन करते हैं, तो ये लेता है पोर्ट नंबर 900। ओके अगर आप CLI के थ्रू ऑथेंटिकेट होना चाहते हैं फायरवॉल पे, तो उसके लिए आप पोर्ट नंबर यूज करते हैं 259। ओके तो अभी एक बार पॉलिसी पुश हो जाए तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ओके तो पॉलिसी हमारी पुश हो चुकी है फायरवॉल की, एंड अब हम जाते हैं अपने एक्सटर्नल सर्वर पे। तो एक्सटर्नल सर्वर का ये रहा हमारा एक्सटर्नल सर्वर, ये मैनेजमेंट है एंड ये एक्सटर्नल सर्वर है, एंड इसमें मैंने ये CLI ओपन किया हुआ है। मैं दोबारा आपके सामने कर लेता हूँ। ओके एंड अब मैं टाइप करूंगा अपने फायरवॉल के इंटरफेस का आईपी, जो कि हमारा एक्सटर्नल इंटरफेस होता है। अगर आप रियल सिनेरियो पे वर्क करेंगे तो आपका ये एक्सटर्नल इंटरफेस होगा। ओके तो 192.168.1.2 है हमारे फायरवॉल के इंटरफेस का आईपी, एंड पोर्ट नंबर मैं यूज करूंगा 900, एंड इसकी कमांड होती है HTTPS नहीं, ओनली HTTP//192.168.1.2 900 एंटर। तो ये पेज आपके सामने क्लाइंट ऑथेंटिकेशन का आ चुका है फायरवॉल का, एंड हम यहाँ पे यूजर 2 मैंने नया क्रिएट किया था, मैं सबमिट करता हूँ। ओके एंड ये पासवर्ड एंड पासवर्ड एडमिन 123 सबमिट, स्टैंडर्ड साइन इन सबमिट। तो यहाँ पे ये आ रहा है यूजर ऑथराइज फॉर स्टैंडर्ड सर्विस रूल।
तो ये आपका क्लाइंट ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आपने देखा कि क्लाइंट ऑथेंटिकेशन कैसे आप यहाँ पे आप क्रिएट करते हैं और कैसे ये फुलफिल होता है। अब अगर हम इसके लॉग की बात करें ट्रैकर में, तो ट्रैकर पे चलते हैं एंड इसका अभी का लॉग देखते हैं। तो ये रहा लॉग, फायरवॉल क्लाइंट ऑथेंटिकेशन HTTP। तो हमने HTTP के थ्रू यूज किया था, तो 900 पोर्ट ये लेता है बाय डिफॉल्ट। तो अभी देखने वाली बात ये होगी कि ये सोर्स IP जो है आपके एक्सटर्नल PC का लेकर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये सारा प्रोसेस जब भी आप क्लाइंट ऑथेंटिकेशन करते हैं तो चेक पॉइंट का ये इंटरनल बिहेवियर है कि वो आपके पैकेट को प्रोसेस करता है आपके यूजर के बिहाफ पे, कि आपको कहाँ ऑथेंटिकेट करना है या नहीं करना है। तो ये रहा आपका ऑथेंटिकेशन। और जनरली इसका यूज जो है हम रिमोट एक्सेस VPN जब हम क्रिएट करते हैं तो यूज होता है। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही, और अगर आपको क्लाइंट बेस ऑथेंटिकेशन के बारे में और जानना है तो आप चेक पॉइंट का SK जो है उसके दरमियान गो थ्रू करें, तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। बेसिक लेवल में क्लाइंट बेस ऑथेंटिकेशन की लैब मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं, एंड इसके अलावा इसमें और कुछ है नहीं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और जाते जाते जैसा कि मैं कभी कभी आप लोगों से एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, वैसे ही मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन अभी आपके सामने पूछता हूँ। और क्वेश्चन ये है, मैं आपको लाइव पहले यहाँ पे ले चलता हूँ। मैं मैनेजमेंट सर्वर पे लॉगिन कर रहा हूँ, ओके। एंड करंटली अगर मैं आपको दिखाऊं तो cp status-if config, अभी जो मेरे मैनेजमेंट सर्वर जिस पे मैं लॉगिन होता हूँ उसका IP 192.168.1.2। लेट सपोज मैं इसको चेंज करता हूँ, सेट इंटरफेस ATH0 IPv4 एड्रेस 192.168.1. लेट सपोज मैं 50 कर देता हूँ एंड ओके मैंने कर दिया। अब मैं डैशबोर्ड पे जब लॉगिन करूंगा तो मैं 1.50 को लेके लॉगिन करूंगा, ऑब्वियसली बात है। तो जब मैं 1.50 को लेकर अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करूंगा एंड मैं कोई रूल क्रिएट करूंगा एंड जब मैं पॉलिसी पुश करूंगा, तो क्या मेरी पॉलिसी पुश होगी या नहीं, इसका जवाब आपको देना है। प्लस अगर नहीं होती है तो आप ट्रबल शूटिंग के लिए क्या स्टेप लेते हैं, एक छोटा सा चेंजेस करना होता है। मैं आपको आंसर दे देता हूं कि पॉलिसी आप पुश नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उसको पॉसिबल कैसे करेंगे वो आंसर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप कमेंट नहीं कर सकते तो आई होप कि आपके नॉलेज बेस में कलेक्ट हो जाए, ताकि आप इंटरव्यू के लिए जाएं या कल के दिन आपके कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट आए कि आपको मैनेजमेंट IP चेंज करना है, तो देन आपके काम आएगा, ओके। और इसके अलावा दोस्तों ओके तो इसके अलावा अभी आज के इस लेक्चर में इतना ही। और अगर आप लोगों को हमारे ये लेक्चर अच्छे लग रहे हो, आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा हो चेक पॉइंट सीखने में, या इसके अलावा और भी नेटवर्क सिक्योरिटी के जब हम वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे उनके बारे में जानने के लिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज networksealacademy.com को लाइक कीजिएगा। लाइक करने के बाद वहाँ पे ट्रबल शूटिंग के लिए कुछ भी आपको अपलोड करना हो, पोस्ट करना हो या देखना हो तो आप देख सकते हैं। और उसके अलावा हमारी वेबसाइट है networksealacademy.com, जहाँ पे कि आपको एडवांस लेवल पे चीजों को समझने का मौका मिलता है। थ्योरेटिकली आपको डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आपको अवेलेबल रहता है, तो आप इस साइट पे भी जरूर विजिट कीजिएगा। तो धन्यवाद, दुआ में याद कीजिएगा।